पहले क्या था, लोग सेटल होने के बाद घर खरीदते थे। पर आज के जो युवा है वो सेटल होने से पहले अपने घर के बारे में सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पर होने वाला है कि आप अपना पहला घर कैसे खरीद सकते हो और अपना पहला घर खरीदते टाइम किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, इस मुद्दे पे गहराई से बात करते हैं। तो जब भी हम घर खरीदने का प्लान बनाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारा सवाल उठता है कि हम डाउन पेमेंट कहाँ से लाएंगे, अपने घर की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे, कितना खर्चा ऊपर से आएगा। ये सारी बातें हमारे दिमाग पे चलती रहती हैं। इस वीडियो में गहराई से इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आप डाउन पेमेंट का जुगाड़ कीजिए। दोस्तों, जब आप मकान ब्रोकर या किसी एजेंट से लेने जाते हैं तो आपके मकान का कुल वैल्यू यानी आपके मकान का टोटल वैल्यू का 15 से 20% आपको डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा। डाउन पेमेंट आप जितना भर देते हो उतना ये आपके लिए अच्छा और फायदेमंद होता है। अब बात आती है कि डाउन पेमेंट का जुगाड़ करें कैसे, डाउन पेमेंट की आप व्यवस्था करें कैसे। तो इसके लिए आपको अपने सारे खर्चे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने खर्चे को थोड़ा ट्रिम करने की ज़रूरत है। तो डाउन पेमेंट मैनेज करने के लिए आपको अपने सैलरी का कम से कम 20% आपको हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में जमा करना चाहिए। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि आप घर पे पैसा नहीं इकट्ठा कर पाओगे, क्योंकि घर पे अगर आप पैसे रखते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने वो पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपके पास कैश में पैसा आता है तो आप पैसे को अकाउंट में डाल के डिपॉजिट करके रखिए। अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ही आ रही है तो उसमें से 20 पैसा छोड़ के बाकी पैसा आप अपने यूज में लाइए। तो यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात है कि आप अपने अकाउंट में पैसे हर महीने 20 से 25% बचा के रख पाएंगे या नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से आप हर महीने अपने अकाउंट में ही पैसे को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, उस पैसे को आप निकाल के आप खर्च कर दोगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पैसे आपके खाते में रहे और आप उसको खर्च भी न कर पाओ। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अपने अकाउंट में एफडी जैसा कुछ करवा लीजिए, पर आप एफडी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि एफडी के लिए एक बार में ही बहुत सारे पैसे आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो एफडी को आप न खुलवा के आप एक आरडी अकाउंट खुलवा लीजिए। आरडी अकाउंट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, ये एफडी जैसा ही होता है। इसके लिए आपको अपने ब्रांच में जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो उस फॉर्म के हिसाब से, उसके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से हर महीने कुछ 20 से 25% जितना आप अमाउंट फाइनल करेंगे उतना पैसा आपके खाते में से कटेगा और कट के आपके एक अलग रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने जमा होता रहेगा। इस पे मिलने वाला ब्याज भी एफडी के बराबर ही होता है। इस तरीके से साल 2 साल के अंदर आप पैसे को इकट्ठा भी कर पाओगे, बल्कि उस पे एफडी जैसा ब्याज भी ले सकते हो। अगर आपने साल 2 साल में 2 लाख 2.5 लाख रुपए जमा कर दिया तो उस पे कम से कम 6 या 7% का इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट था। इस पॉइंट पे हमने बात की कि डाउन पेमेंट को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट आपके लोन के लिए है। आपको लोन कहाँ से लेना चाहिए और लोन कैसे लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने सिविल स्कोर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 750 के ऊपर का सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो आप बैंक में जाके सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है लोग लोन लेते टाइम काफ़ी डरे हुए होते, वो ये सोचते हैं कि किसी तरीके से हमारा लोन हो जाए। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने सिविल स्कोर पे, अपने क्रेडिट स्कोर पे ध्यान देना है, और क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होगा तो आपको हर बैंक लोन देने के लिए तैयार रहेगी। जब आपको हर बैंक लोन देने के लिए तैयार रहेगी तो आपको बैंक में जाके आप बार्गेनिंग कर सकते हो, आप अच्छे से लोन को समझ सकते हो। तो इसमें हमने आपको ये बताया कि आप बैंक में जाइए, आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा होगा, आपको जो बैंक है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी। पर लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कि आपकी प्रोसेसिंग फीस वहाँ पे क्या लग रही है, आपकी जो बाकी जो खर्चे लोन पे है वो क्या लग रहे हैं।
इसके लिए कम से कम 8 से 10 बैंकों का आप चक्कर काटिए, कौन सी बैंक आपको किस रेट आप इंटरेस्ट पे पैसे दे रही है, कौन सी बैंक आपसे मकान का इंश्योरेंस का खर्चा ले रही है, कौन सी बैंक आपका पर्सनल इंश्योरेंस का पैसा ले रही है। आप बहुत ही बारीकी से इन छोटे छोटे पॉइंट पे वहाँ पे जाके चेक कीजिए, क्योंकि जो लोन है ना, कम से कम 20 से 30 साल आपको उसके साथ जूझना पड़ेगा, उसके साथ आपको लड़ना पड़ेगा। तो आपकी जो ईएमआई है पहले से ही सोची समझी रहेगी, तो आगे चल के आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जो प्रॉपर्टी हो उसकी लोकेशन क्या है। आप सिटी के अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हो या सिटी के बाहर ले रहे हो, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कीमत है आपके इनकम से बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी ले लिया और उसकी ईएमआई इतनी ज़्यादा है कि बाद में आप उसको भर ही ना पाओ। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने इनकम के हिसाब से अपनी ईएमआई को सेट कराइए। आप अपने इनकम के हिसाब से मकान की वैल्यू देखकर आप उसको बाई कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि मकान अगर रीसेल में आपको मिल जाए, रीसेल का मतलब उसका जो बांध काम हो, उसकी जो बनावट हो वो ज़्यादा पुरानी ना हो, मतलब मकान भी नया अगर बना रहे, मकान नया हो और आपको रीसेल में मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग मकान को अपने सेल करते रहते हैं, मकान को अपने वो बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको वो मकान सस्ते में मिल सकता है। अगर आप ब्रोकर या बिल्डर के थ्रू आप अगर मकान परचेज करते हो न्यू, तो आपको वो रीसेल प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा मिल सकता है। अगर रीसेल प्रॉपर्टी हुई तो आपके बजट के हिसाब से आपको वो ले लेना है। पर रीसेल का मतलब ये नहीं कि आपने जो प्रॉपर्टी ली हो उसकी हालत बहुत ख़राब हो। ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी ले ली और आपको 5 से 6 साल में उसको आपको तोड़ के बनवाना पड़े, तो यहाँ पे वो जो डील है आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। आपको रीसेल प्रॉपर्टी को खोजना है और मकान की जो स्थिति है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको सस्ते में भी मकान मिल जाए और बाद में किसी और खर्च में पैसा आपको स्पेंड न करना पड़े। दोस्तों, आपको जो मकान लेनी है आपके बजट के हिसाब से लेनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी महंगे जगह पे चले जाओ, वहाँ पे आपने जो मकान खरीदा उसकी जो टोटल वैल्यू है, उसकी जो ईएमआई है, बाद में उसको अफोर्ड न कर सको और आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाए उस मकान की वजह से। आपको अपने इनकम के हिसाब से ऐसा मकान लेना है जिसकी ईएमआई आए और आप इजीली उसको भर पाओ। तो दोस्तों, हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम पॉइंट नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। ये जो टॉपिक है इसको मैंने बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व किया है। ये जो टॉपिक है इससे लोगों के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लोन को लेकर और प्रॉपर्टी के पेपर को लेकर। आप लोग जब भी अपना मकान खरीदने जाएं तो मकान खरीदने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट को और प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट को एक किसी प्रॉपर्टी एडवोकेट के पास जाके प्रॉपर्टी की सारी फाइल वहाँ पे चेक करवा लीजिए और अपने खुद के डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक करवा लीजिए। आपको वहाँ पे ये चेक करवाना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ये पूरी तरीके से लीगल है या नहीं, इस पे गवर्नमेंट लोन दे देगी कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या प्रॉपर्टी के पेपर में कुछ कमी होती है जिसके कारण गवर्नमेंट बैंक उस पर लोन देने के लिए मना कर देते हैं। बाद में आपको प्राइवेट बैंक में जाके वहाँ पे उनके लोन का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके उनके लोन के लिए रिक्वायरमेंट और फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जो लोन है बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, बाद में आपको भरने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप मकान लेने जाएं तो मकान का जो पेपर है और आपको अपने खुद के डॉक्यूमेंट को भी चेक करवा लेना चाहिए। आपको अपनी इनकम वहाँ पे चेक करवा लेनी चाहिए कि आपकी रिटर्न फाइल और आपकी जो इनकम आती है उसके हिसाब से उतना लोन आपका बैठेगा कि नहीं बैठेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने मकान की वैल्यू वहाँ पे निकाल लेनी है कि आपके मकान का जो आप लोन रिक्वायरमेंट आपको है वहाँ पे लोन उस गवर्नमेंट बैंक से आपको उतना लोन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्योंकि आप ब्रोकर के पास जाके डाउन पेमेंट देके मकान की डील आप वहाँ पे फाइनल कर लोगे, बाद में आप लोन जब करवाने जाओगे तो आपको जितनी लोन की आवश्यकता है उतना लोन बैंक आपको देगी नहीं और आपका डाउन पेमेंट भी आपको कम पड़ जाए। बाद में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने प्रॉब्लम में फेस करते हुए देखा है। तो आपको इस चीज़ का पहले ही पता लगा लेना है कि मकान के ऊपर आप जितना लोन चाह रहे हो
उतना लोन बैंक आपको देगी कि नहीं देगी, बैंक देगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट बैंक उस प्रॉपर्टी पे इतना लोन देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। आपको इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रख के फाइनल करके ही आगे बढ़ना है। आपको प्रॉपर्टी एडवोकेट से ये पता लगा लेना है जिस जगह पे हम मकान लेने जा रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू बैंक के नज़र में उतनी है कि नहीं है जितना हमें हमारा ब्रोकर बता रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्रोकर आपको तो बोल देगा कि ये मकान की वैल्यू 60 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, पर आप जब बैंक में जाते हो तो बैंक आपको बोलती है कि इसकी वैल्यू 40 लाख रुपए ही है हमारे नज़र में, इसलिए हम इस पे केवल 32 से 35 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं। वहाँ पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी मकान लेने जाओ आपको इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू पहले से ही चेक करवा लेनी है और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट भी चेक करवा लेने हैं कि लोन लेते टाइम मुझे किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। आपको अपने पेपर भी सब वहाँ पे चेक करवा लेने हैं कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। दोस्तों, तो हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट है और सबसे अहम पॉइंट है और सबसे आखिरी पॉइंट भी है। ये हमारा जो टॉपिक है वो अदर एक्सपेंस को लेके है। डाउन पेमेंट देने के बाद भी कई तरह के खर्चे आते हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टाम्प ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी वैल्यू का कुल 5 से 7% आपको पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके मकान की जो वैल्यू है, जो आप उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हो, उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए का कम से कम आपको 1 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टैंप ड्यूटी के बारे में थोड़ी सी गहराई में बात करेंगे। स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू का कम से कम 5 से 7% लगता है। तो आपको ये अदर एक्सपेंस में ये चीज़ ध्यान में रखना है कि डाउन पेमेंट देने के बाद आपके खर्चे कम नहीं होते, आपको इसके लिए भी पैसे का बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। ये आपके अदर एक्सपेंस में आते हैं। स्टैंप ड्यूटी के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपके प्रॉपर्टी का कुल वैल्यू का कम से कम 1% हो सकता है। फिर इसके बाद बहुत सारे खर्च आपके सामने आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, वाटर सप्लाई का कनेक्शन है, आपको अपने मकान में कुछ डेकोरेशन करवाना है तो आपके सामने वो भी आ सकता है। इसके बाद ब्रोकर की फीस, मकान का इंश्योरेंस और भी तरह के छोटे मोटे खर्चे आ सकते हैं। तो आपको डाउन पेमेंट के साथ साथ अदर एक्सपेंस का भी ख्याल रखना है। बहुत लोगों को इस चीज़ को भूलते हुए देखा है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, ओवरऑल हम एक लास्ट लाइन आपको बोलने जा रहे हैं। अगर आप मकान खरीदने वाले हो तो आपको ये मान के चलना है कि बैंक आपके प्रॉपर्टी में कोई न कोई एरर निकाल सकती है। आपको पेशेंस रख के उस एरर को सॉल्व करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एरर नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। अगर आपकी प्रॉपर्टी लीगल है तो आपको पेशेंस रख के उस एरर को सॉल्व करवाना है। बैंक जो है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर भी एरर निकाल सकती है, तो आपको अपना भी एरर बहुत ही बारीकी से सॉल्व करवा लेना है। सबसे अहम बात, अगर लोन आप डायरेक्ट बैंक में जाके कराओ बजाय किसी एजेंट के, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। पर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके प्रॉपर्टी के सारे पेपर कंप्लीट हो और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी 750 के ऊपर है। अगर आपका ये दोनों पॉइंट मजबूत है तो आप बैंक में जाके बार्गेनिंग कर सकते हो और खुद से लोन कर सकते हो। यहाँ तक कि बैंक के एजेंट ही आपकी बहुत सारी मदद कर देंगे आपके प्रॉपर्टी के लोन के लिए। दोस्तों, तो ये ओवरऑल हमारे सभी पॉइंट आपको कैसे लगे कमेंट करके नीचे बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आगे भी मैं आपके लिए अपडेट और वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।